नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और शो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश पर आज मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं। शक्तिकांत दास, गवर्नर आरबीआई, और ब्याज दरों में कटौती के लिए क्या माहौल तैयार है, और इसके अलावा ग्रोथ और महंगाई को पर उनका क्या कहना है। इसके अलावा लिक्विडिटी पर आरबीआई गवर्नर का क्या व्यू बन रहा है, और फिनटेक कंपनियों के साथ किस तरह की चर्चा कर रही है आगे के लिए, वहां पर प्लान क्या है गवर्नर का, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। और आरबीआई गवर्नर का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देख सकते हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश पर। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज 3:30 बजे, तो इसे मिस मत करिएगा और हमारे साथ बने रहिए ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के साथ। चलिए अब शुरुआत करते हैं बाजार पर चर्चा से, और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट पर। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से, वो हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है 22,400 के ऊपर, लेकिन करीब करीब 30 अंकों की गिरावट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। दूसरे बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस है। चीन के बाजार 1.25% नीचे, कोरिया के बाजार करीब 0.5% नीचे हैं, जापान के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और हांगकांग के बाजार में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वहां पर कमजोरी है। अब इसके पीछे की वजह यह है, एशियाई बाजारों में ये जो हम वीकनेस देख रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि चीन में जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं एप्पल बिक्री के, वो 6 महीने में निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और वहां पर जो शुरुआती 6 महीने थे उसमें हमने देखा कि करीब 24% की गिरावट आईफोन की बिक्री में देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं धीमापन इंडिकेट कर रहा है चीन की इकोनॉमी में। हालांकि उसके सामने चीन की सरकार ने अब 2024 के लिए 5% इकोनॉमिक ग्रोथ का लक्ष्य भी तय कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि चीन का जो CSI 300 इंडेक्स था वो 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया इस घोषणा के बाद में। लेकिन वहां पर जिस तरीके के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, आईफोन के आंकड़े की बिक्री के आंकड़े आए, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन इंडिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद अब निवेशकों की नजर ताइवान और साउथ कोरिया के एप्पल सप्लायर्स पर भी है, और इसके अलावा वहां की सेमीकंडक्टर कंपनियों और सैमसंग जैसी कंपनियों पर भी नजर है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ हो रही है। ये एक वजह है ही, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से संकेत भी कमजोरी नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट लगातार 2 दिनों से हम गिरावट देख रहे हैं, और कल भी डाउ जोन्स में करीब 400 अंकों की गिरावट हमने देखी। और 2 जनवरी के बाद हमने देखा कि टेक शेयरों में कल भारी गिरावट आई है, और इसके पीछे वजह थी एप्पल का शेयर दबाव बना रहा था। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की तो कि 2024 के पहले 6 हफ्ते में चीन में जो आईफोन की बिक्री है वहां पर 24% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद एप्पल का शेयर 3% टूटा, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में भी 3% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि नेविडिया का शेयर लगातार चल रहा है, और कल के कमजोर बाजार में भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। कमजोर 2024 के गाइडेंस के बाद नॉर्डस्ट्रॉम के कल नतीजे आए, और वहां पर भी 10% की गिरावट देखने को मिली है। आज फेड चेयरमैन के टेस्टिमनी पर नजर होगी। वो सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने बयान देंगे, और आगे के मॉनेटरी पॉलिसी का रुख कैसे रह सकता है, महंगाई को लेकर और ग्रोथ को लेकर उनके व्यूज क्या निकल कर आ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको कि स्ट्रीट देखेगा। एक और आंकड़े आए, फरवरी के सर्विसेज PMI के आंकड़े यूएस में आए, जो कि 53.4 से गिरकर 52.6 आए, और अनुमान से थोड़े कमजोर यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले हैं। तो ISM सर्विसेज के आंकड़े कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि वहां से पर महंगाई में नरमी देखने को मिल रही है, इस तरह के संकेत आए, और इसका असर फिर हमने बॉन्ड मार्केट्स पर देखा। बॉन्ड मार्केट्स की बात करें तो 4.2% के नीचे आ गए इस आंकड़े आने के बाद। और जिस तरीके से अब ब्याज दरों में कटौती की बात अब तेज होती जा रही है, क्योंकि महंगाई के आंकड़े जिस तरीके के आ रहे हैं, वहां पर आर्थिक आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं यूएस में, अब ब्याज दरों में कटौती की संभावना तेज होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में भी टेंशन है, जिससे कि सोने को सपोर्ट मिल रहा है, और सोने में अब रुझान हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, और 2134 के रिकॉर्ड लेवल्स हमने कल सोने में देखे। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर सपाटी कारोबार $82 के आसपास कारोबार कर रहा था कच्चा तेल। तो ये है इस वक्त के ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। जैसे
जैसा कि एशियाई बाजारों में इस वक्त हम देख रहे हैं। तो आज के लिए इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। आगे हम लेवल समझेंगे इंडियन मार्केट्स का, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज के लिए एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कैश मार्केट में कल खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से 574 करोड़ की, वहीं डीआईएस ने 1834 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 1401 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब 16,000 करोड़ की बिकवाली हुई है विदेशी निवेशकों की तरफ से। चलिए, अब काफी मिले जुले संकेत आज के लिए आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। कल हमने हल्की वीकनेस भी देखी थी। अगर इंडिया मार्केट्स की बात करें, थोड़ा रिकवर होने की कोशिश बीच में जरूर की थी, लेकिन क्लोजिंग सपाट ही देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 1.25% नीचे और बैंक निफ्टी में भी सपाट क्लोजिंग ही नजर आई। तो उसको देखते हुए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इसे देखते हुए आज अहम स्तर कौन से होंगे ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। और आपको कल के लेवल्स ध्यान होंगे तो कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि थोड़ा कंसोलिडेशन का होगा मार्केट और स्लाइटली टिल्ट होगा। और आप देख भी रहे थे कल पूरा दिन ही हमने कंसोलिडेशन के हेरफेर में रह गए। बैंक निफ्टी हल्का सा चला है और निफ्टी हल्का सा टूटा है। तो ये हो सकता है धारा आपको आज भी आता हुआ देखिए मार्केट के पास एक फ्यूल की कमी है। यहाँ से चलने के लिए, रेजिस्टेंस पार करने के लिए उसको बैक टू बैक एफआईआईज की होल्डिंग चाहिए जो नहीं बढ़ी है। पिछले कल 2 दिन में इनफैक्ट होल्डिंग वो 30 से 35%, 33% तक ही रही है। तो फिलहाल अगर आप देखें कल के सेशन में तो करीब 2% की होल्डिंग और कम हुई है, 33 से 35% हो गए हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मार्केट के अंदर कल 4% की ओपन इंटरेस्ट की शेडिंग भी हो गई है निफ्टी के अंदर। इसका मतलब मार्केट के अंदर जो कोर्स थी वो भी थोड़ी सी कम हुई है। अभी आंकड़ा 2,50,000 से घटकर 2,44,000 के भी नीचे आ गया है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा भी और कूल हो रहा है और थोड़ा रेंज में रहेगा, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। और तीसरा, अभी आप इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर पढ़ रहे थे, वहां पर भी बिकवाली है। हालांकि कैश में मामूली खरीदारी है, लेकिन उनकी तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बिकवाली। तो सारे नंबर ये बता रहे हैं कि मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और इस कंसोलिडेशन की रेंज में आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी 22,200 एम सपोर्ट एरिया है। 22,200 तोड़ेगा तो 200 पॉइंट और तोड़ेगा अपने आप को। और अगर चलने पे आया तो 22,500 आपका टारगेट है। आप पिछले 3 दिन से यही टारगेट और यही स्टॉप लॉस लगा के अगर काम कर रहे हैं, रेंज में है, तो अभी भी आप रेंज में ही है और आपको ना ही घाटा हो रहा है ना ही आपका कोई खास बड़ा फायदा हो रहा है। फिलहाल अभी आप अपने लो वॉल्यूम के साथ इसी रेंज को रिस्पेक्ट करें, नए और पुराने दोनों के लिए है। आते हैं बैंक निफ्टी पे, जिनके पास भी बैंक निफ्टी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए कल बैंक निफ्टी ने 47,500 के ऊपर की फिर से क्लोजिंग दी है, लेकिन वो इतना फ्यूल नहीं जनरेट कर पा रहा है, इतनी एनर्जी नहीं जनरेट कर पा रहा है कि वो एकदम से तोड़ के ऊपर आ जाए। 3 शेयरों के कॉम्बिनेशन का आप हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट एचडीएफसी, दूसरा कोटक और तीसरा इंडसन। इन तीनों के बैंकों में अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो उस दिन बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। इन तीनों शेयरों में से अगर तीनों में ही थोड़ी थोड़ी भी बढ़त है, थोड़ा इंप्रूवमेंट आए, तो आप सोच लीजिएगा बैंक निफ्टी 100% चलेगा। तो उस दिन अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, इन तीनों शेयर्स को भी खास वेटेज दें निफ्टी बैंक के अंदर। एक और पॉइंट, निफ्टी बैंक के अंदर हम 500 पॉइंट दूर है अपने टारगेट से और 500 पॉइंट ही दूर है अपने स्टॉप लॉस से। तो एट द मिडिल है। तो या तो आप डिप की वेट करो, जैसे कल भी हमने 47,300 के डिप की वेट किया, आपको मिला और उसके बाद आपको पुल बैक का बेनिफिट मिल गया। सेम आपको फिर से आज वेट करनी चाहिए। मेरा मानना है कि 47,300 एक बाय जोन है। आई रिपीट, 47,300 एक बाय जोन है। 47,000 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। 47,800 और 48,000 आपका इस सीरीज का टारगेट भी हो सकता है। बट अपने बाय जोन की वेट करो एंड वेट फॉर द लेवल्स। वो लेवल्स आपको मिलते हैं तो प्लस करना, नहीं तो लेवल्स को हिसाब से नहीं मिलता तो छोड़ भी देना। फिलहाल आपको 20% से पोजीशन ले लेनी चाहिए। दूसरा, जिनके पास भी शॉर्ट पोजीशन है, इससे ज्यादा शॉर्ट मार्केट के अंदर ना रखें और अपना लॉन्ग हो सकता है लॉन्ग ही फिलहाल अभी रखें। इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडर्स को इंट्राडे काम करने की जरूरत है अभी, तो कर सकते हैं। द रीजन इज बीइंग क्योंकि वॉलेटिलिटी चरम पर है, 15.5 के आसपास का भी विक्स चल रहा है। दूसरी बात, एक ही शेयर एफ&ओ बैन में है, जी एंटरटेनमेंट। इसके अलावा कोई शेयर एफ&ओ बैन नहीं है। ओके, थैंक यू रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो कंसोलिडेशन जारी रह सकता है आगे भी बाजार में। अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए गए हैं जो पिछले काफ़ी समय से बने हुए हैं मार्केट में। उन्हीं लेवल्स का आप ध्यान रखिए। अगर तेज़ी आई तो 22,500 तक आ सकती है और सपोर्ट जो अहम नज़र आ रहा है वो 22,100 के आसपास का सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। तो इन लेवल्स का 22,200 का सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में भी आपको
रणनीति बता दी गई है और उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। तो इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अच्छे मौके हैं, आप वहाँ पर ट्रेड कर लेके जा सकते हैं इंट्राडे के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार के अहम लेवल्स की, लेकिन ऐसे में ट्रेड कैसे लें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और बाकी कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी, मार्केट पर एक क्विक व्यू दीजिए और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की तो पास्ट वीडियोस में देखा है काफी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने मिला है निफ्टी में। ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे भी और भी आपको कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह रहेगी। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है और 22,300 एंड रेजिस्टेंस फेस करा है 22,600। तो जब तक 22,600 ये निफ्टी फ्यूचर के डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। और जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 47,500 एंड रेजिस्टेंस जोन है 48,300। तो बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जब तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में हम देखा है काफी अच्छा एक बेस बना के, सपोर्ट बना के स्टॉक ने एक मोमेंटम देखा है और डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो भारतीय एयरटेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1144, टारगेट है 1197। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। हमने देखा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में एक ब्रेकआउट देखने में डेली चार्ट पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे और भी आगे भी मोमेंटम रह सकता है। आईजीएल खरीदने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 447 का, टारगेट है 472। थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल कल का निफ्टी का टॉप गेनर भी था, आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली थी। आज भी वहां पर आप तेजी की रणनीति अपना सकते हैं और आईजीएल होगा दूसरा स्टॉक तेजी करने के लिए। 472 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो ऑफ कोर्स जेएम फाइनेंशियल जो है सबसे बड़ा खबर रहेगा आज दिन के ट्रेड में, और हमने देखा कि आरबीआई ने एनबीएफसीज के अगेंस्ट एक्शंस भी लिया है, फिनटेक्स के अगेंस्ट एक्शन लिया, और यहाँ पे जो है आरबीआई ने बाहर कर दिया है कंपनी को, जहाँ पे वो फाइनेंसिंग जो शेयर्स डिबेंचर्स की जो फाइनेंसिंग होती है, आईपीओ फाइनेंसिंग होती है, उसकी जो प्रतिक्रिया है उस फाइनेंसिंग को लेके जो है डिसबर्सन जो लोन्स होते हैं उस पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि इसका लगभग 10% टोटल लोन बुक साइज़ का है, लेकिन स्टॉक पे जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। हमारी खबर पे मुहर हुई है संवर्धना मदरसन। यहाँ पे उनके जो प्रमोटर जापान की सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम है वो लगभग 4.4% स्टेक की जो है बिकवाली करेंगे। 3,700 करोड़ का ये डील हो सकता है और जो प्राइस है 2% डिस्काउंट पे रहेगा। अगर हम डील की बात कर ही रहे हैं तो जोमेटो भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो अलीबाबा की आम है एंडफिन, वो लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जो कुल वैल्यू 2800 करोड़ का जो है वैल्यू देखने मिल सकता है, और यही लगभग 4% डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस पे रहेगा। आवास फाइनेंसियर्स कल हमने देखी थी बड़ी जो शेयर एक्सचेंज हैंड्स हुई थी, और यहाँ पे जो है पी सेलर्स देखने मिले हैं। केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप ने लगभग कुल मिला के 13% स्टेक की बिकवाली की, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है, जो बाइंग आई है, वहाँ पे अमानसा और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने दोनों मिला के 11% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है। तो यहाँ पे जो है 3 अहम डील फ्लो की न्यूज़ हमें देखने मिल रहे हैं। हैवेल्स भी जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। अब वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो किचन अप्लायंसेज हैं, पहले छोटे अप्लायंसेज में थे, अब बड़े किचन इम्प्रूवमेंट थीम वाले सेगमेंट में जा रहे हैं। कुक टॉप्स, हॉब्स, जो चिमनीज़ होते हैं उस सेगमेंट में वो जाने वाले हैं। और याद रखिए कंपनी कह रही है कि वो टॉप 3 प्लेयर्स में अगले 3 साल में भी आ जाएंगे। तो ऑफकोर्स हैवेल्स तो फोकस में रहेगा, लेकिन एक छोटी चीज़ बता दूं, इनफ्लेम अप्लायंसेज एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जो ऑलरेडी चिमनीज़ के साथ टाई अप हैवेल्स के साथ की है, और ये थोड़ी सी मार्जिनली नेगेटिव कैरिसिल और स्टोवक्राफ्ट के लिए भी हो सकता है। अब जो है इसके बाद बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। तन ऑफकोर्स यहाँ पे जो है फंड रेज भी हो गया है, और अब जो है मूडी ने अपग्रेड कर दिया इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग को भी। तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है यहाँ देखने मिल सकता है। बजाज ऑटो का भी आज 4,000 करोड़ का बायबैक खुलने वाला है, और इम्पॉर्टेंटली याद रखिए जो बायबैक प्राइस है वो 10,000 रुपये का है प्रति शेयर का, यानी कि लगभग 22% प्रीमियम पे अगर फरवरी 28 का प्राइस हम लोग लें तो। इम्पॉर्टेंट ये होगा कि शेयर इंटाइटलमेंट रेशियो आपको कितना मिलता है, और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है वो 26% का आ रहा है। और जिस तरह आपकी जो रेशियो एक्सेप्टेंस बढ़ते रहेगी तो आपकी जो गेन्स है वो भी जो है कैलकुलेशंस के हिसाब से और बढ़ते रहेगी। 7 इक्विटी शेयर
का जो है मिल सकता है कैलकुलेशंस अगर आप 27 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं इस बाईबैक में। प्रूडेंट कॉर्प यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिले जुले नतीजे या आप न्यूज़ फ्लो आप कह सकते हैं। एम्फी ने जो है एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जारी की है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो जो कमीशन होती है वो स्विच्ड एईएम में भी मिल सकता है, यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर बदला है तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को भी जो है कमीशन मिलेगा, पहले ये रूल नहीं था। तो एक टाइप से कंपटीशन बढ़ सकता है डिस्ट्रीब्यूटर स्पेस में। और प्रूडेंट कॉर्प जो है आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट न्यूज़ ज़रूर है। एमजीएल भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे उन्होंने प्राइसेस सीएनजी की जो है कट कर दिया, लगभग 2.5 रुपये प्रति केजी जो है कट किया गया है, लेकिन जो डिमांड साइड है वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देख रहा है, तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है एमजीएल के लिए देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक रहेगा जीआर इंफ्रा। यहाँ पे प्रमोटर्स ने बयान दिया है कि ओपन मार्केट में वो अपनी 5% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। अब ये इसको ऑफकोर्स करेंगे क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स होती है सेबी की, उसको वो क्वालिफाई करेंगे। अभी लगभग 80% स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, जिसका वैल्यू लगभग 9,400 करोड़ रुपए का आता है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है जहाँ पे आज एक्शन जो है भरपूर देखने मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो कुल 10 खबरें हमने आपको बताई, 10 अहम खबरें। जेएम फाइनेंशियल, जोमैटो, संवर्धना, हैवेल्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स बड़ी खबरें आ रही हैं इन स्टॉक्स से जुड़ी, तो इस पर नजर रखिए, आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। शानदार तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड में, एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स। ब्याज दरों में जो कटौती है उसकी भी संभावना बढ़ते हुए नजर आ रही है, जिससे सोने में सपोर्ट मिल रहा है। कैसे लग रहे हैं आपको सोने के फंडामेंटल्स? मौजूदा स्तर पे क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे या फिर थोड़ा करेक्शन आने दे बाजार में? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले 2-3 सेशन के अंदर हमने जबरदस्त तेजी देखी। शुक्रवार के सेशन में भी 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी गोल्ड में देखी, सोमवार को भी देखा और मंगलवार को भी हमने 65,000 का लेवल भी पार कर दिया। बट मुझे लगता है करंट लेवल से एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बिकॉज अभी तक हमने डॉलर इंडेक्स में कोई मेजर चेंजेस देखा नहीं। आज रात को फेड चेयरमैन पावेल की एक टेस्टिफाई स्पीच भी रहेगी, वहां से कुछ अटकलें आती हुई दिखाई देगी। तो टाइमिंग थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। करंट लेवल से बाइंग की तो सलाह नहीं है, बट एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्ड सिल्वर तेजी में है, बट ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 65,000 पे बेचना चाहिए। 65,280 का स्टॉप लॉस रखिए। 64,280 तक का एक पुल बैक गोल्ड में मिलेगा। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, बट 74 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही। उसी को देखते हुए 73,700 पे बेचना चाहिए। 74,200 का स्टॉप लॉस रखिए। एक टेक्निकल पुल बैक दिखाई दे रहा है जो मॉर्निंग सेशन में रहेगा खाली, वो है 72,600 का टारगेट। ओके, तो मौजूदा स्तर पे किसी को ट्रेड लेना है तो बिकवाली करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो अच्छा नजर आ रहा है सोने चांदी में। अजय, इसके अलावा कच्चे तेल पर भी सलाह दीजिए। बिल्कुल, कच्चे तेल में पिछले 2 दिन की बात करें तो हमने ओपेक के मेंबर से जो अपडेट आते हुए देखा प्रोडक्शन कट एक्सटेंड करने का, उसका एक सपोर्ट जरूर मिला था, बट प्राइसेस टेक्निकली 6600 के ऊपर बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है। कल भी हमने दबाव बढ़ते हुए देखा, ये दबाव कंटिन्यू जारी रहेगा। जिस ढंग से नंबर्स जो चाइना से आए हैं वो काफी खराब है, कंसर्न्स है डिमांड को लेकर। इन सबको देखते हुए 6520 पे बेचिए, 6580 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड है, बट 6420 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। थैंक यू अजय आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर में बिकवाली कीजिए, कच्चे तेल में भी बिकवाली करने की सलाह अजय की तरफ से। अजय, थैंक यू सो मच आपका ये रणनीति देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने बाय रेटिंग ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,100 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके 3 वेरिएबल जो है ईपीएस को ड्राइव करेंगे, जो कि है रिफाइनिंग मार्जिन्स, पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स एंड टेलीकॉम टैरिफ्स। और इसमें से टेलीकॉम टैरिफ्स जो है वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और यही टेलीकॉम टैरिफ्स जो है वहाँ पे रिलायंस का कुछ कंट्रोल हो सकता है, और इसी के चलते हुए ईपीएस ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है कंपनी में, और इसीलिए ये एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। आगे बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, जहाँ पे सिटी ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 11,700 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे पेस ऑफ डिमांड जो है वो थोड़ा स्लो होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट उसके अलावा भी अगर हम FY25 की बात करें तो 8 to 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। और उसके अलावा ये भी हमें देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैनेजमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि
कि प्राइजेस जो है सीमेंट के वो थोड़े सॉफ्टनेस में हमें देखने को मिल सकते हैं आगे जाके, क्योंकि कंपनी मार्केट शेयर गेन पे ज़्यादा फोकस करने वाली है। और इसीलिए सिटी ने फिलहाल के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 11,700 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं ग्रासिम की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,610 रुपीज़ पे बढ़ा दिया है। तो उनका मानना यह है कि ग्रासिम का जो पेंट्स बिजनेस में एंट्री रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। कंपनी का गाइडेंस अगर हम बात करें 10,000 करोड़ का रेवेन्यू गाइड कर रही है कंपनी FY28 तक, वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है मॉर्गन स्टैनली को। बट अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो अल्ट्राटेक के चैनल्स की वजह से और अल्ट्राटेक के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रासिम को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है ग्रासिम में। और आखिर में बात करते हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की, जहाँ पे BNK सिक्योरिटीज़ ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 233 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना यह है कि आगे जाके DI पाइप्स में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्कोप है बढ़ने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी सबके चलते हुए प्री टैक्स ROCE जो है वो डबल होने के चांसेस है FY26 तक। तो इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में भी देखने को मिल रहा है BNK की तरफ से। तो इसीलिए इन्हीं सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी है।